चलो वन लाइनर इकोनॉमी में, उत्तराखंड इकोनॉमी में जो वन लाइनर उसको देखते हैं। उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे ने क्या प्रोजेक्ट किया था, जीडीपी ग्रोथ रेट 6.61% होगी। ठीक, तो ये एक डेटा याद कर लो। देहरादून और हरिद्वार को डिक्लेयर किया गया एज अ काउंटर मैग्नेट एरिया। ठीक है, ये क्यों किया गया, ताकि दिल्ली एनसीआर में जो पॉपुलेशन प्रेशर है उसको कम किया जा सकता है। तो इस वजह से कम किया जा सके, इसलिए जैसे बहुत सिर्फ उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, यूपी में बरेली को भी ऐसे डिक्लेयर किया गया था। इनका पर्पस ये है कि जो माइग्रेशन हो रहा है आसपास की जगह से दिल्ली में, उसको कम किया जा सके। आप आसपास के एरिया को ही, देहरादून को, हरिद्वार को इतना डेवलप कर दो ताकि वहां पे भी लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाए, तो उनकी दिल्ली आने की जरूरत नहीं रहेगी। फाइन, तो इसलिए काउंटर मैग्नेट एरिया की तरह देहरादून और हरिद्वार को डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग की एक इंडेक्स जारी किया था। ठीक, एक रिपोर्ट जारी करी थी, उसमें यह बात करी गई है कि उत्तराखंड में पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज डिक्रीज टू 9.6% फ्रॉम 17.6% बिटवीन 2015 से 2019 में। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप इतना जान लो, इतना याद करके चलाओ, 9.6% डिक्रीज हुए हैं। कौन? मल्टी डायमेंशनल जो पुअर थे। देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्मली पॉवर्टी जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो उसमें सिर्फ इनकम देखते हैं कि भाई कौन बंदा कितना कमा ले रहा है। लेकिन जब एमपीआई की बात करते हैं तो उसमें इनकम के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि हेल्थ एक्सेस उसका कितना है, एजुकेशन एक्सेस उसका कितना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी कितनी है, बहुत चीजें देखते हैं, इसलिए ज्यादा होलिस्टिक होता है। फाइन, तो उसके हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से उत्तराखंड में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो डिक्रीज हुई है 9.6% हो चुकी है, तो काफी अच्छी बात है। और ये चीज जो है आपको याद करके भी जानी है एग्जैक्टली। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनको देखते हैं। भाई पहले ही न्यूज ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसी के बेसिस पे ये चीजें डिड्यूस करी गई हैं। फाइन, कौन निकालती है ये रिपोर्ट? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में है, ये निकालती है रिपोर्ट। चलो स्टार्ट करो। बाकी चीजें आप जब वो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ोगे वहां पे आप लोग देखना। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उत्तराखंड स्पेसिफिक जो डेटाज हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, एग्जैक्टली टू द पॉइंट, जहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस हमने वो चीजें कवर करी है सारे न्यूज में। पहली बात ये कर रहा है, टोटल फॉरेस्ट कवर उत्तराखंड में कितना है? 45.4%। और टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है उत्तराखंड में वो कितना डिक्रीज हुआ है? इस बार डिक्रीज हुआ है। फाइन, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इस बार उत्तराखंड में टोटल फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हुआ है। कितने से? 22.98 किलोमीटर स्क्वायर से। ये किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक, और कितने डिस्ट्रिक्ट में रिडक्शन हुआ है? 60 डिस्ट्रिक्ट में। ये डेटा भी आपको याद होना चाहिए। देखो, फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। फॉरेस्ट कवर जो होता है वो एक तरीके से एक्चुअल वेजिटेशन कितनी है, ठीक है, कितने एरिया पे एक्चुअली पेड़ पौधे ये सब मिल रहे हैं, वो होता है फॉरेस्ट कवर। और फॉरेस्ट एरिया वो होता है, कई बार ये होता है कि हम कुछ एरिया को डेजिग्नेट कर देते हैं कि भाई ये फॉरेस्ट है। अब एट प्रेजेंट भले वहां पे पेड़ आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन आप मान के चलोगे कि हाँ भाई वो फॉरेस्ट एरिया है, तो वो फॉरेस्ट एरिया होता है। ठीक है, तो हमने ये चीज देखी, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है उत्तराखंड में, ये हो गया। फॉरेस्ट एरिया इस बार डिक्रीज हुआ है 22.98 किलोमीटर स्क्वायर, और 60 डिस्ट्रिक्ट में डिक्रीज हुए, तो ओवरऑल 60 डिस्ट्रिक्ट में डिक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा रिडक्शन कहां पे आया है? उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज्यादा इंक्रीज, मैक्सिमम रिडक्शन उधम सिंह नगर, और मैक्सिमम इंक्रीज, सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है? टोटल फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ? ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, टिहरी गढ़वाल में। फाइन, अगला फैक्ट है मैक्सिमम फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है उत्तराखंड में। देखो, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, अगर कैनोपी 70% से अगर ज्यादा है, ठीक है, कैनोपी डेंसिटी अगर 70% ज्यादा है। कैनोपी क्या होता है? मतलब अगर ट्रीज जो है वो इतने ज्यादा कंटिन्यूअस उसमें हो कि सनलाइट नीचे ही ना आ पाए, कंटिन्यूअस शेड टाइप का बनता चला जाए, सिंपल टर्म में, तो वो कैनोपी कहलाती है। तो कैनोपी अगर वो दिखाती है कि मतलब जंगल कितने घने हैं, तो अगर कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा है, किसी एरिया में 70% ज्यादा कैनोपी एरिया है, तो उसको हम वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। वैसे ही जब मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात आती है तो वो होता है 40 से 70%।
70% से 40% तक अगर कैनोपी डेंसिटी है तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट होगा। ओपन फॉरेस्ट में अगर 40% से कम है, 40% से कम अगर कैनोपी डेंसिटी है तो उसको ओपन फॉरेस्ट हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो उत्तराखंड में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट है वो ये वाले हैं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट। ये फैक्ट पता होना चाहिए। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे है तो वो पौड़ी गढ़वाल में है। मिनिमम फॉरेस्ट कवर कहां है एरिया वाइज, सबसे कम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज बात हो रही है तो वो उधम सिंह नगर में। हो सके तो ये तीनों याद करना, लेकिन एटलीस्ट ये वाले तो याद करके ही जाना। फाइन। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज, मतलब पूरे एरिया पे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का पूरा एरिया तो उसमें कितने परसेंट एरिया पे फॉरेस्ट है, अगर वो आप देखोगे तो वो सबसे ज्यादा कहां पे है, चंपावत में है। मिनिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज कहां पे है, उधम सिंह नगर में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर ऑल्टीट्यूड वाइज, ऑल्टीट्यूड वाइज, ठीक है, पहाड़ है ना ये, उत्तराखंड में कई जगह पे पहाड़ है, प्लेन्स भी हैं, तो अगर आप ऑल्टीट्यूड वाइज देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा किस ऑल्टीट्यूड पे फॉरेस्ट मिलेंगे उत्तराखंड में, 1000 से 2000 मीटर पे। और ये वो एरिया भी है जहां पे सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया भी लाई करता है उत्तराखंड का। ओवरऑल उत्तराखंड का सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया इसी ऑल्टीट्यूड पे लाई करता है, और यहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर भी है। फाइन। मिनिमम फॉरेस्ट कवर किस ऑल्टीट्यूड पे है, 4000 मीटर से जब आप ऊपर जाते हो, 4000 मीटर जब आप ऊपर जाते हो तब ये आपका बहुत कम वहां पे फॉरेस्ट कवर आपको दिखाई देगा। उसका लॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि उसके बाद फिर आपके बुग्याल्स और ये अल्पाइन मीडोज जिनको बोलते हैं वो चालू हो जाते हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो आपके तुंद्रा रीजन चालू हो जाता है, फाइन, जहां पे वेजिटेशन ही नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। फॉरेस्ट फायर रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है इसी में आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट में। ये डेटा याद कर लेना, उत्तराखंड में 74% राइज इन फॉरेस्ट फायर हुआ है, ठीक है, 74% इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स में। उत्तराखंड की पहली रैंक है हिमालयन स्टेट्स में जहां पे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है, कितनी बार फॉरेस्ट फायर हुआ है उत्तराखंड में, उसकी अगर रैंकिंग करी जाए तो हिमालयन स्टेट में, ओवरऑल इंडिया में नहीं, हिमालयन स्टेट्स में पहले नंबर पर उत्तराखंड है, ठीक। और उत्तराखंड के अंदर भी सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स कहां हुए फॉरेस्ट फायर के, नैनीताल में हुए। इंसिडेंट्स की सबसे ज्यादा कहां हुए, नैनीताल में हुए, ठीक। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी जान लो, अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो वहां पे हाईएस्ट फायर इफेक्टेड एरिया है, मतलब एरिया वाइज अगर आप देखो किसी स्टेट में कि किसी स्टेट का कितना एरिया इफेक्ट हुआ फॉरेस्ट फायर से, तो उसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। लेकिन अगर आप इंसिडेंट्स की बात करोगे, मतलब कितनी बार फॉरेस्ट फायर हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, ठीक है। इतनी बातें आप देखो, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आना है, एक आना है या दो आना है वो डिपेंड करता है, लेकिन आएगा जरूर इससे क्वेश्चन, तो अच्छे से करके जाओ उसको। ये भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, जीईपी इंडेक्स, ठीक। ये उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया इंडिया में जिसने इस टाइप की इंडेक्स लेके आया है। ये एक तरीके से ऐसा इंडेक्स है जो इवेल्युएट करता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो हम काम कर रहे हैं, ठीक, ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, पेड़ काटना हो गया, इन सब का इंपैक्ट इन्वायरमेंट पे क्या पड़ रहा है, ऐसी रिपोर्ट लाने वाला उत्तराखंड इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है। यही बात अगले इसमें लिखी है। इसकी 4 पिलर है, ठीक है, जीईपीआई इंडेक्स के 4 पिलर हैं, एयर, वाटर, सॉइल और ट्री। ये याद करके जाना, इन 4 चीजों पे इंपैक्ट देखा जाएगा। फाइन। ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इन 4 चीजों पे देखा जाएगा, एयर, वाटर, सॉइल और ट्री, ठीक। चलो, डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, डीडीआरएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि नाम से आप बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे इस चीज को। ये सुनने में कहीं से नहीं लगेगा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फाइन। इसको किसने लॉन्च किया, सीएम ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने लॉन्च किया। इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ यूके, ठीक है। ये एक तरीके से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक मशीन टाइप की लगा दी जाएगी। मशीन में क्या होगा, हर एक जो आप पानी पीते हो, ये बिस्लरी वगैरह का जो प्लास्टिक की बोतल में मिलता है दुकानों पे, जब आप उनको पियोगे हर एक बोतल पे एक क्यूआर कोड होगा। इस मशीन में उसको स्कैन करने के लिए कुछ चिप लगी होगी, तो जब आप इसको इस मशीन में डालोगे, पीने के बाद, पानी पीने के बाद जब आप इसको डिस्पोज करोगे इस मशीन में, तो ये उसको बोतल को अंदर ले लेगा और आपको कुछ पैसे दे देगा उसके बदले में, ठीक। तो ये एक तरीके से काफी इनोवेटिव अप्रोच भी है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करने का। फाइन। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, मुझे लग रहा है ये भी आएगा 100% पेपर में। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट हर्बल वैली, दुनिया की पहली हर्बल वैली। हर्बल वैली क्या होगी, हर्बल वैली वो होगी ना जहां पे आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट ये सब लगाए जाएंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट ये सब लगाए जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड का जब आप बजट देखोगे तो उसमें
सेवन फोकस एरिया में एक आयुष भी था। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इन सब पे फोकस कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड की पहली हर्बल वैली बनने जा रही है यमुना वैली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना वैली जो कि कहाँ है, बाड़कोट उत्तरकाशी में, बाड़कोट उत्तरकाशी में यमुना वैली है वो, अच्छे से याद करके जाओ। इस कैंपेन को कौन लीड कर रहा है, यहाँ पे एक तरीके से क्या करेंगे, इस पूरी वैली में, यमुना वैली में कोशिश करेंगे खूब सारे हर्बल प्लांट्स, आयुर्वेदिक प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, इन सबको लगाया जाए। इस इनिशिएटिव को लीड कौन कर रहा है, रंजीत चतुर्वेदी पाठक, जो कि फाउंडर है प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इनका नाम देख लेना। फिर यहाँ पे एम वही जो मैंने आपको बताया, इंडिजिनस वैरायटी जो होंगी मेडिसिनल प्लांट्स की, उनको लगाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अवलांच आया था चमोली में 28/5/2025 को। रीजन क्या था उसका, ग्लेशियर टूट के गिर गया था, उस वजह से एवलांच आया था। और एग्जैक्ट लोकेशन चमोली में कहाँ थी इसकी, माणा विलेज में। माणा विलेज लास्ट विलेज ऑन इंडो तिब्बतन बॉर्डर बोला जाता है, आखिरी गांव बोला जाता है इसको। बस इतना देख लो इसको, क्योंकि रिसेंट में हुआ था इसलिए पता होना चाहिए। भगीरथ मोबाइल ऐप इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। भगीरथ मोबाइल ऐप वाटर कंजर्वेशन के लिए वाटर कंजर्वेशन के लिए स्टार्ट किया गया है। इसकी खास बात यह है, इस ऐप के जरिए अगर किसी जैसे आम आदमी को ये लगता है कि उस आसपास कोई वाटर सोर्स ऐसा है जो कि इंडेंजर्ड हो चुका है, वाटर सोर्स कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि वो काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है या वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो वो यहाँ पे आके कंप्लेन कर सकता है इस ऐप के थ्रू। और उसी की कंप्लेन को जब गवर्नमेंट देखेगी तो उसके बाद उसकी कंप्लेन का यूज करके वो फिर आगे की उस पर चीजें कर सकती है, मतलब उस पर एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो इसलिए भगीरथ मोबाइल ऐप लाया गया है। फाइन, ऐप बेस्ड ऑन जल संरक्षण अभियान 2025 थीम। इसका थीम एक तरीके से क्या हो गया, धरा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। अच्छी टैगलाइन है, कहीं नोट कर लेना, मेंस में काम आएगी लिखने में। फाइन, इसलिए मैंने इसको यहां लिख दिया है। भूदेव ऐप, भूदेव ऐप किसने लॉन्च किया है, इसको बनाया है यूके उत्तराखंड गवर्नमेंट और आईआईटी रुड़की ने मिलकर बनाया है। फाइन, इसका काम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। इसका काम ये है कि अर्थक्वेक आने से पहले ये कई सारे देखो सेंसर और सायरन का यूज करेगी, और जब इसको लगेगा कि अर्थक्वेक की सिस्मिक वेव्स जनरेट हो रही हैं, तो उसके अर्थक्वेक आने के पहले ही ये एक तरीके से अलर्ट कर देगा। इसलिए भूदेव ऐप लेके आए हैं। फाइन, तो इसमें दो बातें याद रखना आप, आईआईटी रुड़की याद रखना, और किसके लिए लाया गया, अर्थक्वेक के लिए लाया गया। ऐसी एक है ईश्वर ऐप, इसको किसने बनाया है, एनआईएच रुड़की। एनआईएच क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। ये अपने आप में ही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एनआईएच है कहाँ पे, पता होना चाहिए, रुड़की में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो कि रुड़की में है, उसने यह ऐप बनाया है। और इसका काम क्या है, क्या होगा, ये पूरे इंडिया में जितने वाटर रिसोर्सेज हैं इनकी गिनती करेगी। ठीक है, उसको काउंट करेगी, ये इसका काम होगा। सौर कौथिग बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी ज्यादा न्यूज में थी ये। सौर कौथिग जो है वो एक तरीके से पहला सोलर फेयर है उत्तराखंड का। पहला सोलर फेयर का मतलब क्या, फेयर लगाया गया था उत्तराखंड में, जहां पे लोगों को जो सोलर एनर्जी है उसके बेनिफिट के बारे में बताया गया था। ठीक है, सोलर एनर्जी अपने घर में एक तरीके से जो रूफटॉप सोलर प्लांट होता है, जो रूफटॉप सोलर सिस्टम होता है, उसको प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, तो जनता में एक अवेयरनेस ड्राइव था सोलर एनर्जी को लेके। तो ये पहली बार उत्तराखंड में कोई सोलर फेयर लगा था जिसका नाम था सौर कौथिग, और ये वेन्यू का क्या था, देहरादून। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, किसने इनॉग्रेट किया था, सीएम ने किया था। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी जान लो, उत्तराखंड का सोलर इंस्टॉलेशन का टारगेट क्या है, 2500 मेगावाट इंस्टॉल करना है 2027 तक। ठीक है, एडिशनल फैक्ट है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, DDRN, वेरी इंपॉर्टेंट। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ये इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जिनका कि अपना एक अलग से मोबाइल नेटवर्क होगा जिसका नाम है DDRN। डिजास्टर रिलेटेड चीजों से फाइट करने के लिए इन्होंने ये पहल चालू करी है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ने अपना एक अलग से ही मोबाइल नेटवर्क बनाया है जिसका नाम रखा गया है DDRN। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद कर लो कहां पे चालू हुआ था, इतना याद रखना बस, DDRN रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, अस्कोट आर्कोट यात्रा 2024। देखो इंपॉर्टेंट यात्रा है, इस साल इसकी गोल्डन जुबली भी पूरी हुई थी, 50 साल पूरे हुए थे। ये एक्चुअली हर 10 साल बाद ये हर 10 साल बाद यात्रा होती है। ठीक है, हर 10 साल में मतलब एक बार होती है। कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको, पहाड़, एक एनजीओ है पहाड़ करके, वो इसको ऑर्गेनाइज कराता है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, नाम में ही है अस्कोट
अस्कोट जो कि आपको पता ही होगा पिथौरागढ़ में है, और आरकोट कहाँ है, उत्तरकाशी में। ये एंड पॉइंट है। आस्कोट से पिथौरागढ़ एक तरीके से पूरा उत्तराखंड को कवर कर रही है, हिली रीजन को। अगर आप ऐसे मान लो उत्तराखंड को, तो ये हिली रीजन को पूरा कवर कर रही है, आस्कोट से लेके आरकोट तक। ठीक, तो बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जितने भी हिली डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इनका काम क्या होता है, ये जा जाके एक तरीके से देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ठीक है, इन्वायरमेंट पे क्लाइमेट चेंज का इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ह्यूमन इंड्यूस इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो ये ओवरऑल एक डेवलपमेंट का ओवरऑल ये देखते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ उत्तराखंड के अंदर। फाइन, तो इस चीज के लिए ये यात्रा हर 10 साल में एक बार ये यात्रा ऑर्गेनाइज कराई जाती है पहाड़ एनजीओ द्वारा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना करती है मैंने आपको बताया, 1150 किलोमीटर, 6 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ऐसे जाती है। ठीक, ये सारे फैक्ट इसके बारे में आप देख लेना। चलो ओल्ड लिपुलेख पास के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से स्टार्ट, इसको अभी पब्लिकली एक्सेसिबल कर दिया गया 15 सितंबर 2024 को। जहां से डिवोटी सीधे जो कैलाश पीक जो तिब्बत में है, यहां से ही मतलब लिपुलेख पास देखो आपका ये, यहां से वो सीधे इसको देख सकते हैं, वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो यहां से भी देख सकते हैं। ठीक, लिपुलेख पास से भी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जान लो लिपुलेख पास के बारे में। कहां पड़ता है ये, देखो लिपुलेख पास देखो, ये है, नीचे क्या है, नेपाल है, इस तरफ क्या है, उत्तराखंड है, इंडिया है, इस तरफ क्या है, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, तो ये एक तरह ट्राई जंक्शन पर लाई करता है। व्यास वैली में पड़ता है ये, पिथौरागढ़ में। ठीक है, व्यास वैली में। और यहां कौन लोग रहते हैं, भूटिया ट्राइब रहती है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एंशिएंट ट्रेड एंड पिलग्रिमेज रूट था ये। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर जब हुआ था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, और दोबारा से इसको ओपन किया गया है 2022 में, इसको दोबारा से ओपन किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इन उत्तराखंड। थोड़ा पुरानी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन कितनी थी ओवरऑल इंडिया में, कितने, पहली बार ये हुआ था स्नो लेपर्ड काउंट किया जा रहा था इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट था ये। ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है स्नो लेपर्ड की इंडिया में, 718। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है, लद्दाख में है। उत्तराखंड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 124 है उत्तराखंड में, सेकंड लार्जेस्ट, और कितने हैं, 124 है। उत्तराखंड में भी अगर आप देखो, गंगोत्री नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क में। फाइन, अगला देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरुल लाओ पैसा पाओ स्कीम, काफी न्यूज में थी, यूपी पीसीएस ने पूछा भी इस बार प्रीलिम्स में अपने इसको लेके। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जिसको ना पता हो मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ कि चीड़ पाइन जो होते हैं वो, इनके वजह से फॉरेस्ट फायर बहुत होती है उत्तराखंड में। उस वजह से क्या है, ये स्कीम लाई गई। इसमें क्या होगा कि फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए जनता को प्रेरित किया जा रहा है कि जब चीड़ पाइन की जो लीव्स हैं, जब वो जमीन पे गिरे तो उनको आप कलेक्ट करिए, उन्हीं को पिरुल बोलते हैं। जो ड्राइड लीव्स जो गिर जाती हैं चीड़ पाइन की, उन्हीं को पिरुल बोलते हैं। तो आप भाई उनको कलेक्ट करिए, हमारे पास लेके आइए, हम आपको 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से उसके भाव पे खरीद लेंगे। तो एक तरीके से जनता को पैसा मिल गया और फॉरेस्ट फायर से भी निजात मिलेगा। ठीक है, एटलीस्ट कम तो होंगे इंसिडेंट्स। तो ये है पिरुल लाओ पैसा पाओ स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, जल्दी वन लाइनर टाइप की पॉइंट्स हैं, इनको जल्दी जल्दी देखेंगे। पहला बर्ड गैलरी ऑफ उत्तराखंड कहाँ पे अभी ओपन हुआ, देहरादून में, जॉली ग्रैंड में। बर्ड गैलरी मतलब एक तरीके से यहाँ पे फोटोज लगी होंगी बर्ड की। ठीक है, उनको जाके देखो, जो उत्तराखंड की जो बर्ड्स हैं उनकी। तो पहली बर्ड गैलरी उत्तराखंड की कहाँ खुली, देहरादून में। इंडिया फर्स्ट बुरांश रोडोडेंड्रॉन, बुरांश जो है वो स्टेट ट्री भी है, तो उसका रोडोडेंड्रॉन भी बोलते हैं। पार्क कहाँ पे बन रहा है, मुंशियारी पिथौरागढ़ में। इंडिया का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन, जिम्नोस्पर्म एंडियोस्पर्म आपको पता ही होगा। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल आपके हो जाते हैं जिनमें नेकेड सीड होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉनिफरस। ठीक है, तो इंडिया का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन कहाँ पे बन रहा है, राडी टॉप रीजन ऑफ उत्तरकाशी। ठीक, इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बन रहा है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। ठीक है, पहला जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर गंगोत्री नेशनल पार्क में बन रहा है, वो मैंने आपको ऊपर ही बताया, गंगोत्री में काफी ज्यादा पाए भी जाते हैं। और इसी की ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बुग्याल कंजर्वेशन डे की तरह अब उत्तराखंड 2 सितंबर को, हर साल 2 सितंबर को बुग्याल कंजर्वेशन डे की तरह सेलिब्रेट करेगी उत्तराखंड। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ढंग से करना इसको। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड 42 इकोलॉजिकल लेबोरेटरीज
ठीक है। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी इकोलॉजिकल लेबोरेटरीज उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी अभी स्टैब्लिश करी हैं, किसके लिए? टू मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, जो इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का फॉरेस्ट पे, उसको मॉनिटर करने के लिए 42 इकोलॉजिकल लेबोरेटरीज उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली स्टैब्लिश करी हैं। तो ये नंबर याद करके जाना। इसी के साथ साथ उत्तराखंड इंप्लीमेंट करने जा रहा है, ग्रीन सेस लाने जा रहा है, अभी आया नहीं है, ग्रीन सेस लाएगा। जो बाहर से जो व्हीकल्स उत्तराखंड में आएंगी उनको देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बाहर से व्हीकल्स कम आए, व्हीकुलर पोल्यूशन कम हो, इसलिए एक चीज चालू हो रही, ग्रीन सेस। ठीक। एक अभी देखो, एक रिसेंट स्टडी हुई थी, IIT रुड़की ने आइडेंटिफाई किया है, अलकनंदा रिवर जो है, जो गढ़वाल रीजन में फ्लो करती है, वो सबसे ज्यादा इस चीज के लिए वनरेबल है, मोस्ट वनरेबल टू लैंडस्लाइड इंड्यूस्ड नेचुरल डैम्स। ठीक है, लैंडस्लाइड की वजह से जो नेचुरल डैम बन जाते हैं, लैंडस्लाइड क्या करता है, रिवर की प्रवाह को तोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, प्रवाह को जब लैंडस्लाइड तोड़ता है तो पीछे की तरफ जहां पे डेब्री एक्यूमुलेट हो जाएंगी, उसके पीछे एक नेचुरल लेक टाइप की बन जाती है। वही ये चीज बोल रहा है। तो इस टाइप की एक्टिविटी सबसे ज्यादा अलकनंदा रिवर